इस मैच के एनालाइज को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। और आज से लगभग 4 दिन पहले जब पहला मैच हुआ था इस टूर में नेपाल वर्सेस हांगकांग का, उसी दिन कहीं ना कहीं हमने एक पोस्ट किया था हमारे फेसबुक में भी और ट्विटर पे भी। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं जहाँ पर हमने बात किया था वन बॉल बैटल्स को लेकर, जो एक हैशटैग नेपाल क्रिकेट जो है वो यूज़ करता हुआ नजर आता है। लेकिन उस वन बॉल बैटल को उनके प्लेयर्स ही धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। उस मोटो को कहीं पे भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते और ऐसा लगता है कि वो इसके बजाय वो एवरी बॉल बैटल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऑलरेडी आप जानते भी होंगे जिन्होंने ये पोस्ट वगैरह देखा है, फेसबुक पर हमने डाला था। और उसी में हमने ये चीज आगे भी कही थी कि अब कोच सर को कहीं ना कहीं 2023 की फैंटेसी से लड़कों को बाहर निकालकर उनकी गलतियां, उनको पहले तो उनकी गलतियां बतानी पड़ेगी, क्योंकि लगता नहीं है कि कोच सर बताते भी हैं कि आप कुछ गलतियां भी कर रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव करने से नहीं होगा, गलतियां बतानी भी होगी, गलतियों पे काम करना होगा। और क्योंकि गलतियों पे काम कर गलतियां एक्सेप्ट कर उस पे अच्छा क्रिकेट खेलकर ही आप मैचेस या फिर बड़े इवेंट्स पर जीत सकते हैं। 2023 जैसे जो एक आप कह सकते हैं कि एक हो गया वाला फैक्टर वो हर बार नहीं चलता। एट द एंड आपको मेहनत करके जीतना होता है। तो फेसबुक में हमने डाला था, वो थोड़ा बहुत वायरल भी हो गया था। जी आप सोचेंगे, आप जाकर देखेंगे तो आपको 140 लाइक, 22-23 जनों ने उस पर राय रखी थी और 10 करीब शेयर्स आए थे। तो आपको शायद लग सकता है कि ये कौन सा वायरल हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव से वायरल ही है। हमारे हिसाब से हम कहें, क्योंकि अगर एक बंदे तक भी पहुंचा है, उन्होंने दूसरे बंदे तक पहुंचाया, इतना हमारे लिए काफी। क्योंकि सच जो है वो बहुत कम लोग शेयर करते हैं, लेकिन बहुत हाइप वाली चीजें धड़ाधड़ आप शेयर देखेंगे, 1000, 5000, 10,000 उल्टे सीधे चीजें शेयर करने लग जाते हैं। जो कुछ भी पेज अगर बनाकर डालते हैं उसे शेयर करने लग जाते हैं। जो सच है वो झूठ के बजाय कम फैलता है, झूठ बड़ी तेजी से फैलता है, सच जो है वो बहुत धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। जी, और लोग समझने में बहुत देर कर देते हैं जब तक सच वहां तक पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं बात है, लेकिन हमने वो चीज रखी थी और देखिए इससे टूर कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर नहीं आया। लेकिन अभी भी आप प्रेजेंटेशन में एक लाइन जरूर सुनेंगे, वो है कि अब हम इस चीज से भी हम लर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ रट्टे के लिए एक लाइन हो गई है, ये लर्न कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा। ना ही कोच सर पे कोई काम कर रहे हैं, ना ही प्लेयर्स में वो नजर जरा सा भी आता है। एक मैच के लिए आता है, 10 मैच तक गायब हो जाता है। मुझे याद है एक नेपाल के फैंस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझसे पूछा कि वो हम बात हो रही थी हमारी क्रिकेट के बारे में। तो मैंने उनसे कहा, वो मुझसे चीजें पूछ रहे थे, दोनों में डिस्कशन चल रही थी कि क्यों आखिर नेपाल ऐसा खेल रहा है, सारी चीजें वगैरह। इसी बातों में उन्होंने एक चीज यहाँ पर कही कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल का एक ऐसा प्लेयर बता दीजिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, तो आप वो नाम नहीं बता। बिल्कुल सर। और मुझे देखिए उनकी बात बहुत बेहतरीन लगी कि चलिए इतने समझदार और अंडरस्टैंडेबल व्यूअर भी हैं जो समझते हैं चीजों को, हवा में कुछ भी नहीं उड़ाते रहते, समझते हैं। देखिए वो कह रहे हैं, नेपाल के फैन होकर उन्होंने कहा कि आप प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता, वरना उनका नाम मैं बताता। उन्होंने कह रहे हैं एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर टीम में नहीं जिसको आप देखकर कह सकते हैं नेपाल में कि हाँ अरे ये तो हर मैच में लगभग बिल्कुल जी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। नहीं है, सब लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये उन्हीं के एग्जैक्ट वर्ड्स है कि सब लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज अगर किसी का लक चला तो वो प्लेयर चल गया, आज वो टीम चल गई, वरना फिर वो लक नहीं रहा तो 7-8 मैचेस तक ऐसे ही चलता रहता। ये परफॉर्मेंस में कोई लर्निंग हमें देखने को नहीं मिलती, वही खराब शॉट, वही सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। बॉलर्स का लगातार ऑफ कलर जाना, बॉलर्स गलत जगह लाइन और लेंथ पर भटक जाना, इनकंसिस्टेंसी दिखाना, सिचुएशन के हिसाब से शॉट्स ना, मैच ना खेलना, मेरिट बॉल की मेरिट पर क्रिकेट ना खेलते हुए नजर आना, वही सब चीजें हमें वापस से दोबारा देखने को मिलती है। गलतियों पे कोई काम होता नजर नहीं आता। और इसी चक्कर में आपने एक बैट्समैन को पार्ट टाइमर बना हुआ है जिनकी खुद की फॉर्म डिजास्टर हो रखी है। बहुत खूब कहा। जी हाँ, मुझे वो भी समझ नहीं आता कि जो लोग हाइप करते हैं, कुशन ने 4 विकेट लिए, कुशन ने 3 विकेट लिए, अरे आप उनका मेन फैक्ट दूसरा पहलू भी तो दिखाइए कि वो रन्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ओडीआई में 23 की 22 की एवरेज है, पता है 22 की एवरेज में फुल मेंबर्स पे हंसते हैं फैंस उन पे, उनको जगह तक नहीं मिलती, और आप 22 की एवरेज पर टीम में बने हुए हैं। तो सोच उसकी कम से कम कदर करिए। ये सबसे बड़ी चीज है। एक पार्ट टाइमर 4 विकेट 3 विकेट 5 विकेट लेके आपको जिता रहे हैं, उस पर इतना हाइप मत करिए। चलिए उनका डे था, उन्होंने जिता जरूर, लेकिन क्या वो अपना मेन काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई बात ही नहीं करता, सब छुपा देते हैं, सब हाइड कर देते हैं और सब उल्टी सीधी चीजें फैंस के सामने परोसते हैं। उम्मीद करेंगे कि डेली क्रिकेट जो है वो सच्चाई रखता है और एक एक चीज लगातार सच होती रहती है, क्योंकि सच है जैसे हमने पहले ही कहा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन सच कभी झूठ नहीं हाइड नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वो निकल कर आता ही है, और आज भी कई दिनों में से एक वो दिन भी निकल कर आया है। फिर से वही सब चीजें, वही खराब परफॉर्मेंस, वही सारी चीजें रिपीटेटिव नजर आई है। लेकिन आज मैच की बात होनी चाहिए यहाँ पर। इनफैक्ट एंड पीएनजी ने कहीं ना कहीं अब इंप्रेस कर दिया, बिल्कुल, ये कहना होगा।
पीएनजी ने यहाँ इंप्रेस कर दिया। 50 ओवर में उनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन फाइनली पीएनजी ने यहाँ पर बैक टू बैक 2 गेम्स में अपनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर इस मैच में खास करके उन्होंने जो इंप्रेस किया है वो है अपने बॉलिंग वाले सेक्शन से, उसको बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यार शुरुआत यहाँ करूंगा मैं पीएनजी की बैटिंग लाइनअप से, जो आज पहले उन्होंने बैटिंग की और एक अच्छा खासा टोटल लगाया, जबकि शुरुआत उनकी भी इतनी खासा रही नहीं थी। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम उनकी पीएनजी की बात करें बस, तो पीएनजी ने पावर प्ले में 1 से 6 ओवर में 53 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। वो उनका एक बैड फेस था, चाहे आप इस पूरे मैच में कह लें, सिर्फ उतना उनका बैड फेस था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो 71 रन और 2 विकेट पीएनजी ने खोए। 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन बनाए 7 से 15 ओवर के बीच में। और आखिर में डेथ फेस में 16 से 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 47 रन टीम ने जोड़े और 2 विकेट का नुकसान टीम को और हुआ। तो उसके बाद 53 पे 4 के बाद कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि पीएनजी ऐसी वापसी करेगा और 171 तक के टारगेट तक पहुंच जाएगा 20 ओवरों के बाद। बिल्कुल, तो 171 तक को पहुंचे और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो उनके ओपनर रहे हैं टॉनी ऊरा, जो जबरदस्त फॉर्म में है इस सीरीज में। नीचे आकर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर सबने कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आप देखेंगे 15 रन हीरी ने किए, 18 हिलावरे ने, 13 रन चैट शॉपर ने, किपलिंग ने 14 रन और एले नाउ की जो कैमियो रहा था 10 गेंद में 30 रन, ये जबरदस्त रहा। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा पीएनजी के लिए भी। और मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने थोड़ा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूशन किया और 171 तक जो है टीम को पहुंचाने में वो कामयाब रहे। टॉनी ऊरा की एक और बेहतरीन इनिंग तेज तरार निकल कर आई। जैसे कि हमने ओमान वर्सेस पीएनजी एनालिसिस में भी ये चीज कही थी कि अगर पीएनजी का ओपनर में से कोई एक चलेगा तभी वो अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ये लाइन हमारी रिपीटेटिव रही है हर एनालिसिस में लगभग, ये आपको याद होगा। और ये यहाँ पर हमें देखने को मिला और फिर से कि आज वो फाइनल में उनका एक ओपनर चला तो टीम लंबी गई। आज असरदार नहीं चले, एक आध बहुत खराब शॉट खेलकर भी पीएनजी ने विकेट गंवाए हैं, उसका क्रेडिट हमें नहीं छीनना चाहिए कि हाँ बहुत सारे खराब शॉट भी खेले। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हिरी जो थे वो अलग ही जोन में थे, पता नहीं वो क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, वो समझ नहीं आया। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, बाकी बैट्समैन है कि आप आराम से भी खेल सकते हैं। उसके बाद असद वाला उनका भी कहीं ना कहीं विकेट, बेहतरीन कैच थी वो विनोद भंडारी, ये कहना होगा। विनोद भंडारी ने बहुत जबरदस्त कैच थी, जो भाग के पीछे गए और उन्होंने खुद कॉल लिया, वो एक जबरदस्त कैच था, कहना होगा, वहां तारीफ करनी होगी विनोद भंडारी की, बहुत अच्छी कैच थी। तो ये टीम का कंट्रीब्यूशन रहा, टीम यहां तक पहुंची। उसके बाद अब बात करें अगर यहाँ पर नेपाल की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग में वही सारी खामियां, देखिए ऊपर चीज तरह से वही सारी खामियां अभी भी नजर आती हैं टीम में। पेसर्स का ऑफ कलर होना, एक बॉल अच्छी तो 3 बॉल खराब डालना। प्रतीश जीसी को आज फिर पूरे ओवर मिले लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव गए। और आकाश चंद 3 विकेट निकाले लेकिन 10 से ऊपर की उनकी इकॉनमी रही है। सबसे बड़ी बात वही है जो लगातार क्रिकेट कह रहा है कि आप पेसर्स पे अब वक्त आ गया है कि आप बॉलिंग कोच को इन्वॉल्व करें। और कितनी बार यही चीजें हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले आंसर बोला, इसमें भी वही चीज कहेंगे बॉलिंग कोच को। अब होता पता है क्या है, अब आप अचानक से सुनेंगे प्रीमियर कप के लिए एक बॉलिंग कोच हायर कर लिया गया या बॉलिंग कंसल्टेंट हायर कर लिया गया है और वर्ल्ड कप के लिए हायर कर लिया गया है। अब आपको लगेगा वाह वाह बॉलिंग कंसल्टेंट आ गए, नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। बॉलिंग कोच, परमानेंट बॉलिंग कोच जो हर सीरीज और हर वक्त बॉल टीम के साथ जुड़े रहे, उससे तैयारी होती है। एक सीरीज के लिए कंसल्टेंट ले लेना, एक इवेंट के लिए कंसल्टेंट ले लेना, कभी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो इंडिया जाने कौन से कंसल्टेंट लेके भरा पड़ा है, होता तो कुछ नहीं है। तो ये फैक्ट है, ये आप सुनने में आएगा, आप देखिएगा अभी प्रीमियर कप की शायद बॉलिंग कंसल्टेंट ले लिया जाए, आपको लगेगा वाह वाह ये तो बहुत अच्छा कॉल अप है। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाली कहानी होगी। एक कंसिस्टेंट बॉलिंग कोच टीम के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग का हाल बहुत ही बेदम है, यहाँ तक कि बैटिंग का हाल भी बहुत बेदम है। ये कहना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अफसोसजनक हो रहा है, क्योंकि जो टीम में कोच है, हेड कोच, वो एक बैटिंग कोच है। बात इसकी नहीं है कि टीम रन करने से स्ट्रगल कर रही है, बात यह है कि कितने खराब शॉट खेलकर टीम अपने विकेट्स गंवा रही है। मैं बॉलिंग से सीधा बैटिंग में ही चलना चाहूंगा आप सीधा। नहीं, बिल्कुल सही, बॉलर्स ने ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंट किया हुआ, जरूर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और स्पिनर भी कहाँ है, एक प्राइम स्पिनर भी कहाँ है। पेसर तो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए पेसर को स्ट्रगल करते हुए, नई बॉल से स्विंग देखने को नहीं मिलती है। एक नेचुरल स्विंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर पिच पर जाइए, हमें मालूम है, हम गधे नहीं बैठे यहाँ पर कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर भी हम कह रहे हैं कि स्विंग कराओ, नहीं, हम नेचुरल स्विंग की बात कर रहे हैं। इतने जानकार हम भी हैं कि नई बॉल से नेचुरल स्विंग, अगर वनडे क्रिकेट है तो 10-12 ओवर तक, T20 क्रिकेट तो शायद चलिए 4-5 ओवर तक हमें देखने को मिल जाए किसी भी पिच पर। आज की बात करें पीएनजी के, काबो अमरा के शुरू के 2 विकेट देखिएगा, किसी भी कोच से उठाकर पूछिए उस बॉल में स्विंग थी या नहीं। बिल्कुल, तो बस ये भी तो, ना पेस बॉलर से नेचुरल स्विंग मिल रही है और ना ही कोई प्राइम स्पिनर है, उस पर तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा, कि कुछ भी काम नहीं है और पेसर्स बेदम तरीके से रन्स खा रहे हैं। अब
लाइन लेंथ हर मैच में बदलती जा रही है, विकेट्स निकाल रहे हैं पर रन्स उसी स्पीड से खर्च कर रहे जी हैं। हाँ। यही तो सरदर्द है, आप रन्स भी खर्च कर रहे हैं और साथ साथ में विकेट निकाल जरूर रहे हैं, लेकिन रन्स की आप एक लिमिट देखिए। और जी हाँ, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें से कितने सारे विकेट्स ऐसे मिले हैं जहां पर बैट्समैन जो है वो आप पे अटैक करने के लिए आए हैं। बस ये वाकई में बहुत एक सोचने वाली बात है कि बॉलिंग इतनी ज्यादा कोई काम नहीं है बॉलिंग पर, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा देखकर अजीब भी लगता है कि यार बॉलिंग पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। बार बार डेली क्रिकेट ये कहेगा ये T20 क्रिकेट है। यहाँ पर अब तो मैं नेपाल की टीम में तो ये भी देख रहा हूँ कि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी से आपकी बात हो रही थी, Yeah. तो उन्होंने कहा कि कोई भी मैच विनर यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है। Yeah. तो ये अपने आप में अजीब बात है कि एक बॉलर ऐसा इसमें भी नहीं है, इस बॉलिंग साइड में, जो थोड़ा सा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके, एक सीनियर होकर कि हाँ मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ। ये भी बिल्कुल नदारा दिख रहा है हमें इस पूरे चाहे बॉलिंग लाइनअप की बात करें। करण केसी भी उसमें है, वो भी काफी रन्स के लिए जा रहे हैं। स्पिनर का आता पता नहीं है, बैट्समैन को बॉलर बना दिया जा रहा है। तो बैटिंग तो खैर खत्म ही है। बिल्कुल उनका बिल्कुल सही कहा, उनका मेन काम विकेट यानी स्कोर करना है, जो वो करते ही नहीं है। कुशल बुरतल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो 4 विकेट लेना, 5 विकेट लेना, ये रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड बना दिया, ये सब हाइप वेस्ट होगा। जो जिनका काम है उन्होंने अपने काम पे रिकॉर्ड बनाया हो तो उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जरूर होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हाल है बॉलिंग का, जो हम लगातार डेलीकेट ये पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन उस पर काम होता हो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इनफैक्ट अब बैटिंग भी उसी कैटेगरी में आती जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली बैटिंग कोच जो एक हेड कोच है, वो एक एज अ बैटिंग कोच एक्सपीरियंस रखने के बावजूद भी ये चीजें निकल कर आ रही हैं। आप फिर देखिए कुशल बुरतेल की जो बेहतरीन बॉल जो अंदर लेकर आए थे कावामोरा, वो क्लीन बोल्ड हुए। उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कुशल बुरतेल और रोहित पुड़ैल ये दोनों बहुत सीनियर हो गए, बहुत मैचेस खेल लिए, ये शॉट बिना कुछ जाने, कंडीशन जाने, स्कोर जाने, पहली दूसरी बॉल तीसरी बॉल है बिना जाने सीधा बल्ला घुमा देना, ये T20 क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है या ऐसे ही खेल सकते हैं या कोई और भी तरीका है? एंड इस पे हम कितनी बात करेंगे, ये हर एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि अभी पिछले ही मैच में कुशल बुरतेल ने एक इनिंग खेली, उन्हें पता है मैंने एक इनिंग खेल दी, अब मेरी 10 इनिंग तक जो है टीम में जगह बुक हो गई। बस इसी वजह से चीज रहती है। कितनी बार ये चीजें हम कहेंगे कि नहीं, बहुत तरीके हैं आपके पास T20 में रन करने के, लेकिन सब उसी शॉट में लगे रहते हैं, शॉट मारना है, शॉट मारना है, शॉट मारना है। रोहित पुड़ैल का तो वही हाल चल रहा है, और कोई हैरानी नहीं है कि जैसे हम अपने स्टैंड पे वैसे के वैसे ही कायम है, और वो बार बार रोहित पुड़ैल प्रूव करे ही जा रहे हैं हमें कि आप बिल्कुल सही है डेली क्रिकेट, मैं ही कहीं ना कहीं खराब जा रहा हूं, और खराब शॉट्स खेलकर अपने विकेट गवाता हुआ लगातार नजर आते हैं। एक कप्तानी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नजर बिल्कुल भी नहीं आती रोहित पुड़ैल की। किसी भी इनिंग्स में वो 30 करे 40 करे, लेकिन विकेट थ्रो करना वो अभी भी भूलते नहीं, और आज भी उन्होंने वही किया है। वो आराम से उस गेंद को सिर्फ इतना करते, एक सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक रेंज पे जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें हवाई फायर करना था, उठा के 6 मारना था, फिर उन्होंने विकेट गवाया। गुलशन झा रन आउट हो गए, डेफिनेटली वो आगे आए और कहीं ना कहीं पैर स्लिप कर गया था उनका, और उसके बाद से आरिफ शेख को तो वेस्ट ऑफ फालतू में T20 में लिया जाए। हाँ, वो तो उनको तो जगह भी नहीं बनती T20 में। ये मेरे ख्याल से ODI में नहीं लिया था, उसकी भरपाई करने के लिए है कि T20I में आप खेल लो, फ्री में आपको बस मौका दे रहे हैं, क्योंकि ODI में तो हम लेते नहीं है, T20I में ले लो ताकि पब्लिक का मुंह थोड़ा सा बंद रहे, पब्लिक ज्यादा बोले ना कि आरिफ कहाँ है, आरिफ कहाँ है। लेना ODI में था, खिला रहे हैं T20I बस फ्री में, ताकि कुछ मैचेस खेल लो, ताकि पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा बंद हो जाए। और लिटरली पब्लिक कर भी देती है बंद, कहती है अच्छा आरिफ को मौका मिल तो गया, T20 में कर क्या रहे हैं यार, ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल है, हम तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है आपके सामने सच रखना। बहुत ज्यादा हार्श लगेगा, बहुत ज्यादा आपको चिढ़ मचेगी, लेकिन सच्चाई वो छुपनी है नहीं, सच्चाई वही की वही रहेगी। आप चाहे कितना भी हाथ पर मार ले, जब तक काम नहीं होगा, लड़के मेहनत नहीं करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला टीम में, चाहे वो बैटिंग में हो या फिर बॉलिंग में। जैसे हम पहले कहा, लड़के बहुत ज्यादा 2023 की चकाचौंध, विराट कोहली से फोटो खिंचवा लेना, ये वो, उससे अभी भी लड़के निकले नहीं है। जी हाँ, स्पॉन्सर से दुनिया भर के पैसे मिलना, ये मिलना, पूरी चकाचौंध में वो दिखता है, वो हमें भी दिखता है, क्लियर दिखता है। हमें वो इंडियन टीम में तो कब से दिख रहा है, और उस वजह से कभी पाकिस्तान टीम में भर भर के वो दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो आप फिर बोल रहे हैं, वो फुल मेंबर्स उनका कुछ नहीं है, वो 10 और ICC इवेंट्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक एक चीजों में टेस्ट देना होता है। वो दिखता है लड़कों में कि वो पूरी तरह से 2023 की उसमें अभी भी डूबे हुए हैं, उनसे कोच सर निकालने का काम अभी तक सक्सेसफुली कर नहीं पाए हैं। उसके बाद फिर कुछ हाल नहीं रहा। जैसे मैंने पहले कहा, हम यंगस्टर्स पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स को जो बॉलिंग डिपार्टमेंट प्रतीश है, आकाश है, इनके लिए बॉलिंग कोच चाहिए।
इनको साथ में बॉलिंग जी कोच हाँ, चाहिए। हम इन पे कभी भी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं जो लड़के ऑलरेडी नेपाल टीम के साथ लगातार खेल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, कुशल बुरतेल हो, रोहित पुड़ैल हो, करण केसी बॉल से हो, लेकिन कोई गुलशन झा हो, लेकिन उनकी तरफ से क्या इस सीरीज में परफॉर्मेंस निकल कर आई है आप खुद देखिए। एक आध इनिंग में परफॉर्मेंस, फिर वो इनकंसिस्टेंसी लगातार बरकरार रही है। एंड पीएनजी की बॉलिंग की यहाँ बात कर ली जाए, पिछले एनालिसिस में पीएनजी वर्सेस नेपाल के एनालिसिस में हमने पीएनजी के बॉलिंग एनालिसिस के बाद एक चीज कही थी, आपको याद होगा कि पीएनजी को एक लेफ्ट आर्म पेसर खिलाना चाहिए, काबा मोरिया या फिर सीमो कामिया। और मैंने कहा था कि सीमो काम या जो काबा मोरिया जो है वो ज्यादा बेटर रहेंगे। आप प्लीज, अगर आपको यकीन ना हो, आप जाकर पीएनजी वर्सेस नेपाल का पीएनजी बॉलिंग एनालिसिस जरूर सुनिए और देखिए। आज उन्हें खिलाया गया, पिछले मैच में खेले थे, आज उन्हें खिलाया गया। आप देखिए रिजल्ट, शुरू में ही उन्होंने नेपाल की चेस पे डंट मार दिया, 2 बड़े विकेट लेकर चले गए वो विनोद भंडारी और कुशल बुरतेल। ये क्यों कहा था हमने? क्योंकि हमने कई बार देखा है नेपाल के बैट्समैन लेफ्ट आर्म पेसर्स पे स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका फायदा फिर चैट शॉपर से इस बार बाकी सब ले गए, भरपूर उठाया। जब शुरू में ही उनको ऐसा दबाव मिला, गुलशन झा भी रन आउट होकर चले जी गए हाँ। और फिर क्रिकेट थोड़ा स्लो हो गया बीच में, ताकि रन्स भी धीमे धीमे बन रहे थे। लेकिन सेजबाव और चैट शॉपर ने भी सही वक्त पर आकर विकेट निकाला और ऑब्वियसली जो काम किया है एले नाउ और काबा मोरिया ने वो भी टेरिफिक है। रन्स कम खर्च किए, बॉल थोड़ी डॉट निकाली और विकेट भी निकाल कर दी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएनजी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने कैपिटलाइज बहुत अच्छा किया। एक वक्त में वो बहुत पीछे थे, शुरुआत थी जैसे हमने कहा, शुरू के 6 ओवर में 56 पे 4 थे, 53 पे। उसके बाद वो मैच जीतने में कामयाब रहे। काफी कमेंडेबल परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर हम कहना होगा, ज्यादा तारीफ हम पीएनजी की भी नहीं करेंगे, लेकिन जी हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप एकदम इतनी तारीफ करते हैं कि अरे पीएनजी शायद न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के ग्रुप में है। अब इतना भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप इस सीरीज में पीएनजी ने नेपाल और बेहतर क्रिकेट खेला, बहुत बेहतर, इन दोनों टीमों के मुकाबले बहुत बेहतर क्रिकेट खेला है। इस चीज की तारीफ यहां पर जरूर क्रिकेट करेगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी सच्चाई जो है वो जस की तस है, वहीं की वहीं है। डेली क्रिकेट आपका स्टैंड कायम था, कायम है और कायम रहेगा। आप काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, तो लड़कों को सक्सेस नहीं मिलने वाला, खास करके मेन मौकों पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।